आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसे आर्थिक भूकंप की जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, ये कहानी है 1991 के मशहूर आर्थिक सुधारों की। 1991 में उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने यह जबरदस्त ऐलान किया था, भारत अब पूरी तरह जाग चुका है। पर सोचने वाली बात यह है कि भारत आखिर किस नींद से जाग रहा था, और ऐसी नौबत आई ही क्यों कि इस तरह जागने की जरूरत पड़ी। तो इस सवाल का जवाब हमें 1991 में नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की गहराइयों में मिलता है। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। जी हां, भारत की 20वीं सदी की जो आर्थिक नीतियां थीं, उनकी जड़ें असल में हमारे औपनिवेशिक अतीत यानी कॉलोनियल पास्ट में थीं, और ये सब शुरू हुआ एक ट्रेडिंग कंपनी के भारत आने से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी शासक बन बैठी। कंपनी राज के उस दौर में जिस तरह का शोषण हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला, उसने आज़ाद भारत के मन में एक गहरा डर बिठा दिया। डर विदेशी कंपनियों और विदेशी प्रभाव का। और जानते हैं, इसी डर ने आज़ाद भारत की आर्थिक सोच को एक शक्ल दी। देश ने खुद को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के चारों तरफ एक, कह सकते हैं, एक मजबूत पिंजरा बना लिया। आत्मनिर्भर बनने और विदेशी शोषण से बचने के लिए भारत ने जो रास्ता अपनाया, उसे लाइसेंस राज कहा गया। मतलब एक ऐसी सरकारी व्यवस्था जहां कोई भी कारोबार शुरू करने या चलाने के लिए ढेर सारे लाइसेंस, परमिट और नियमों की जरूरत थी। इरादा अच्छा था, लेकिन अनजाने में इसने देश के बिजनेस और इनोवेशन का गला घोंट दिया। अब इस लाइसेंस राज का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत में प्रति व्यक्ति आय की औसत सालाना बढ़त सिर्फ 1.3% थी। मतलब अर्थव्यवस्था लगभग थम सी गई थी। अर्थव्यवस्था की यह धीमी चाल दशकों तक चलती रही, और फिर आया साल 1991। एक ऐसा साल जब बाहरी दुनिया में उठे एक तूफान ने इस कमजोर पड़ चुकी व्यवस्था को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, 1991 का संकट किसी एक वजह से नहीं आया था। ये कई मुसीबतों का एक साथ आना था। एक तरफ खाड़ी युद्ध की वजह से तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साथी सोवियत संघ टूट चुका था। ऊपर से देश के अंदर भी राजनीतिक माहौल बहुत अस्थिर था। संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। भारत के पास विदेशी मुद्रा का सिर्फ इतना भंडार बचा था कि उससे सिर्फ 2 हफ्तों का जरूरी सामान आयात किया जा सकता था। बस 2 हफ्ते। देश दिवालिया होने की कगार पर था। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से इमरजेंसी लोन लेने के लिए अपना सोना हवाई जहाजों में भरकर विदेश भेजना पड़ा, गिरवी रखने के लिए। सोचिए, ये किसी भी देश के आत्मसम्मान के लिए कितनी बड़ी चोट होगी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे रात के बाद सुबह होती है। इसी सबसे मुश्किल और बेबसी के दौर से एक बहुत ही साहसिक समाधान निकला। सरकार ने वो कदम उठाए जिनकी कुछ वक्त पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस बड़े बदलाव के पीछे 2 अहम किरदार थे। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने इन मुश्किल सुधारों को लागू करने के लिए जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस पूरे नए आर्थिक ढांचे को तैयार किया। इन सुधारों को आज हम सब LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। L यानी लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब था सरकारी कंट्रोल कम करना। P यानी प्राइवेटाइजेशन, मतलब सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में देना। और G यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब था भारत के दरवाजे दुनिया भर के व्यापार और निवेश के लिए खोल देना। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं थीं, एक्शन बहुत तेज था। रातों रात वो लाइसेंस राज लगभग खत्म कर दिया गया। विदेशों से आने वाले सामान पर टैक्स घटा दिए गए। विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा लगाना आसान कर दिया गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह की शॉक थेरेपी थी। तो इन सुधारों ने भारत को दिवालिया होने से तो यकीनन बचा लिया, लेकिन लंबे समय में इनका असर क्या हुआ? और यहीं आकर ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। एक तरफ तो कमाल ही हो गया, देश की GDP कई गुना बढ़ गई, विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई, और भारत का IT सेक्टर तो दुनिया में छा गया। गरीबी भी घटी, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। आलोचक कहते हैं कि ये ग्रोथ तो हुई, पर इसमें नए रोजगार उतने नहीं बने। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई, और खेती का संकट गहराता चला गया, जिसकी वजह से किसानों की आत्महत्या जैसी दुखद खबरें भी बढ़ने लगीं।
ये जो असमानता की बात है उसे आंकड़े और भी साफ कर देते हैं। 1991 में देश की कुल कमाई का 45% हिस्सा टॉप 10% अमीर लोगों के पास था। 2014 तक ये बढ़कर 57% से भी ज्यादा हो गया। वहीं दूसरी तरफ देश की आधी गरीब आबादी, जिसका हिस्सा पहले 20% था, वो घटकर सिर्फ 13% रह गया। मतलब साफ था, आर्थिक तरक्की का फल सबको बराबर नहीं मिल रहा था। तो फिर 1991 के सुधारों को क्या कहा जाए? एक आर्थिक चमत्कार जिसने भारत को डूबने से बचाया, या फिर एक ऐसा बदलाव जिसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर दिया? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। और भारत के इस महान बदलाव की विरासत क्या है, इस पर बहस आज भी जारी है।